हाय गाइस, वेलकम टू डेल्टा टी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इन डिटेल। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की जब बात होती है बेटा, तो हमारे दिमाग में चार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फोकस्ड होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सो चारों प्रोसेस हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। उसमें से पहली प्रोसेस आज हम लोग कवर करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पूरी इन डिटेल। आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्क डन क्या होता है, पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने के बाद में क्या होता है बेटा, प्रेशर कैसे चेंज होता है, वॉल्यूम कैसे चेंज होता है और टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर सब डिस्कस करने वाले पूरा डिटेल में। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पूरा एंड तक देखिए। जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या फिर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज्ड है बेटा कि एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। उसके लिए थोड़ा एक एग्जांपल फोकस करते हैं। सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर में मैंने गैस फील्ड करके रखा है। एक सिंपल कंटेनर, उसके अंदर में गैस फील्ड है और उस गैस को हम लोग बोलते हैं, दैट फील्ड गैस, उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम। और हमारा इंटरेस्ट एक ही होता है बेटा कि उस गैस के साथ में क्या हो रहा है। जो हमारा इंटरेस्ट है गैस, वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है। और वो जो रीजन है, जो सिलेंडर के अंदर में भरा हुआ गैस है, सिलेंडर का जो पोर्शन है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो हमारे फोकस में है, जिस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसके साथ में क्या होता है, गैस है, गैस के साथ में क्या हो रहा है। उस रीजन को हम लोग जो फोकस करते हैं उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और रीजन के बाहर वाला जो पूरा पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। और जो सेपरेट करता है दोनों को उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक बाउंड्रीज। बाहर वाला पोर्शन सराउंडिंग या फिर एनवायरमेंट बोल सकते हैं। जो हमारे फोकस में, दैट इज वर्किंग सब्सटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वर्किंग मीडियम है, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस हमारे लिए सिस्टम होती है। जो हम फोकस करते हैं उसके साथ में क्या क्या होता है, और दोनों को सेपरेट करने वाला जो पोर्शन होता है उसे हम लोग बाउंड्रीज बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होगी बेटा? क्या होता है कि अगर हम लोगों ने उस कंटेनर में गैस फिल कर दिया सुबह 9 बजे, उसके बाद में 9 बजे से 10 बजे के बीच में, यानी कि कुछ ड्यूरेशन है बेटा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 1 घंटे का ही है। 9 बजे के बाद में 10 बजे तक उसके साथ में जो भी कुछ होता है, या फिर 9 बजे से 11 बजे, 9 बजे से 12 बजे तक उसके साथ में जो भी थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज होती है, उस थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब आपके दिमाग में आता है कि सर थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी क्या है? तो जनरली हम लोग 4 मेजर पैरामीटर्स को थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी में डिस्कस करते हैं। पहला पैरामीटर होता है यानी वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि गैस है। उसका प्रेशर के साथ में क्या हुआ है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में उसका प्रेशर चेंज होता है या फिर कांस्टेंट होता है। तो चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, उसके साथ में कोई रूल्स लगता है क्या? उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, ज्यादा होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपांशन होता है। वॉल्यूम रिलेटेड स्टडी करते हैं। उसके बाद में थर्ड पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर के साथ में क्या हुआ है 9 बजे के बीच से 10 बजे के बीच में, यानी वो टाइम ड्यूरेशन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसे बढ़ता है, दैट रिलेशनशिप। उसके बाद में 9 बजे से 10 बजे के बीच में हम लोग बाहर से गर्म करते हैं, यानी कि हीट सप्लाई करते हैं, गैस को गर्म करते हैं, हीटिंग प्रोसेस करते हैं। या फिर गर्म गैस है तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में उसकी हीट कम होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है। जनरली हम लोग 4 पैरामीटर्स पर डिस्कशन करते हैं ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेटेड पैरामीटर जो डिस्कस करते हैं, उसे ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सिंपल बात होती है कि तो एक ड्यूरेशन के बीच में जो थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज हो रही है, उसके साथ में जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के रिगार्डिंग हम लोग उससे डिस्कस करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आज की जो प्रोसेस है उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्किंग सब्सटेंस यानी हमारी सिस्टम, जिसमें बांधी हुई है यानी हमारी बाउंड्रीज, बाहर का रीजन उसे बोलते हैं सराउंडिंग या फिर एनवायरमेंट। डिस्कशन करने वाले पैरामीटर्स 4। प्रेशर का एक्टिविटीज क्या हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। तीसरा पैरामीटर टेम्परेचर, और चौथा पैरामीटर बेटा हीट सप्लाइड, यानी कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अगर गर्म करना है तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाने वाली बेटा, गर्म करने वाले बाहर से गर्म करते हैं। और अगर कूलिंग प्रोसेस होती है, यानी कि टेम्परेचर कम होता है, कूलिंग प्रोसेस होती है, तो कूलिंग प्रोसेस में हीट कम होती है, इसका मतलब है हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम उसकी हीट बाहर फेंकता है, सो दैट इज हीट ट्रांसफर। 4 पैरामीटर डिस्कस करने, दैट इज हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, प्रेशर रिलेटेड टू द सिस्टम,
टेम्परेचर रिलेटेड टू द सिस्टम, वॉल्यूम रिलेटेड टू द सिस्टम, 4 पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले। सो जब भी हम लोग आइसोथर्मल की बात होती है बेटा, तो आइसो मींस सेम, आइसो मींस सेम और थर्मल मींस टेम्परेचर। सो ऐसी थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग द ड्यूरेशन जिसमें टेम्परेचर ऑफ द गैस या टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज, कांस्टेंट होती है, उस थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी को, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। किसे बोलते हैं बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस। A thermodynamic process, there is no change in temperature during the thermodynamic process. मतलब temperature equals to constant throughout that process. अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होती बेटा, 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी एक्टिविटी हुई उसके साथ में, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। 9 बजे उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 9:01 में भी 27 डिग्री सेल्सियस, 9:30 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 बज चुके बेटा, टेम्परेचर 27 डिग्री। ड्यूरिंग द टोटल प्रोसेस 9 से 10 के बीच में हर एक पोजीशन, हर एक पॉइंट पर, हर एक टाइम पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो टेम्परेचर नहीं बदला है बेटा उसका। बाकी पैरामीटर बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, बट एक पैरामीटर है बेटा जो टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है, 27 का ना 26 हुआ है, ना 27 का 28 हुआ है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दैट प्रोसेस। इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। दिमाग में आना चाहिए, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला बेटा। गैस जो होता है, कुछ भी होता है बेटा, जब भी न्यूमेरिकल होता है, इट एक्सपांड आइसोथर्मली, इट कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, हीट सप्लाइड आइसोथर्मली, हीट रिजेक्टेड आइसोथर्मली। जब भी आइसोथर्मल पॉइंट होता है बेटा, तो दिमाग में एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला। अगर मुझे पहले वाला टेम्परेचर पता है, मतलब पूरे सिस्टम में कोई भी ड्यूरेशन का टेम्परेचर अगर पूछता है, तो बेटा एक ही बोलना है, जो पहला टेम्परेचर है वही सेम है, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेम्परेचर में सेम। सो टेम्परेचर जब सेम होता है बेटा ड्यूरिंग टोटल एक्टिविटी, उसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। सिंपली आपको ध्यान रखना है, T इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होने वाला बेटा। सो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने वाला बेटा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहने वाला है। पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसी प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं। अगर कोई बंदा बोलता है कि टेम्परेचर 27 to 28 हो गया बेटा, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया बेटा, आइसोथर्मल बचा ही नहीं। आइसोथर्मल उसे बोलेंगे जिसका टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है, सो आइसोथर्मल ही बोलते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग गैसेस रिलेटेड जब डिस्कस करते हैं, तो गैसेस का डिस्कशन करते टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल गैसेस। सो जब भी हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैसेस रिलेटेड डिस्कस करते हैं, तो उसका जो गवर्निंग लॉ होता है, वो गवर्निंग लॉ होता है बेटा बॉयल्स लॉ। कौन सा गवर्निंग लॉ होता है बेटा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स क्या बोलते हैं भाई साहब? तो बॉयल्स ने हम लोगों को बोला है कि जो आइडियल गैसेस होते हैं बेटा, आइडियल गैसेस, तो आइडियल गैसेस में अगर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल है। ओके, सो बॉयल्स लॉ स्टेट दैट at isothermal process, that is temperature equals to constant, then remaining two parameters मतलब बेटा pressure और volume, then the pressure of ideal gas is inversely proportional to the volume। inversely मतलब प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है बेटा। बट दूसरे पैरामीटर यानी कि आइडियल गैस में टेम्परेचर रिलेटेड पैरामीटर जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, उस टाइम पर the pressure of a gas is inversely proportional to volume। so pressure और volume में relationship क्या है बेटा? inversely proportional। so proportionality constant अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो PV equals to constant अगर हम लोग C कंसिडर करते हैं, तो P डिवाइड बाय V, V डिवाइडेशन वाला इस पैरामीटर इधर शिफ्ट करते हैं, तो इक्वेशन बनता है बेटा PV equals to constant C। so आपको एक बात ध्यान रखनी है, गवर्निंग लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है आइडियल गैसेस के अकॉर्डिंग, आइडियल गैसेस कंडीशंस में, दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर एमसीक्यू पूछता है व्हिच इज गवर्निंग लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो गवर्निंग लॉ ध्यान रखना है बेटा, बॉयल्स लॉ इज अ गवर्निंग लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस।
जिसमें बोला है कि अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब है बेटा जो भी थर्मोडायनामिक एक्टिविटी होती है 9 बजे से 10 बजे के बीच में, एक फोकस करना है। सो 9 बजे जो प्रेशर है और 9 बजे जो उसका वॉल्यूम है, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम थ्रू आउट टोटल ड्यूरेशन, ये प्रोडक्ट कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर काउंट करिए। 9:10 को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 9:10 में जो प्रेशर है और वॉल्यूम है, दोनों का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करने वाले जो पहले था वही होने वाला है बेटा। यानी कि थ्रू आउट द थर्मोडायनामिक प्रोसेस कोई भी पोजीशंस पर उसका जो प्रेशर है और प्रेशर और वही पोजीशन पर जो उसका वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम एंड प्रेशर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रिमेन्स अनचेंज, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आपको ध्यान रखना है प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट दैट एनी कंडीशन, एट दैट एनी सिचुएशन इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो गवर्निंग इक्वेशन जब भी हम लोग टी इक्वल्स टू कांस्टेंट देखते हैं तो इनडायरेक्टली आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कोई भी पोजीशंस पे हो फिक्स होना है। मतलब क्या बेटा कि अगर पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू, अगर दूसरा पॉइंट है सेकंड पॉइंट, उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। सो यहां पर होने वाला है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये 1 और 2 की बात करते हैं। अगर हम लोग कंसीडर करते कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में इनिशियल और फाइनल, सो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर Pi, इनिशियल वॉल्यूम Vi इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर Pf, फाइनल वॉल्यूम Vf इक्वल्स टू कांस्टेंट। इनिशियल और फाइनल का ही नहीं बेटा, बीच वाला कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बीच वाला पॉइंट है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, P4 V4 इक्वल्स टू P3 V3 इक्वल्स टू P1 V1 इक्वल्स टू Pi Vi इक्वल्स टू Pf Vf। कोई भी पूरी एक्टिविटी में ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का एनी पोजीशंस नहीं चेंज होता है, और यही पोजीशंस पर हम लोग इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज Pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिमाग पे पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा, दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अगर 1 और 2 के बीच में डिस्कशन करते हैं Pf Vf इक्वल्स टू Pi Vi। अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम की डिस्कशन में रेशो की बात करते हैं तो बेटा आपको ध्यान रखना है, यहां पर ऐसा कंसीडर करते हैं तो Pi Pf इक्वल्स टू Vf डिवाइड बाय Pi। चलो बेटा देखो, दैट इज प्रेशर रेशो जो होता है बेटा वॉल्यूम में, अगर डिनोमिनेटर में यहां पर इनिशियल प्रेशर है तो यहां पर देखना है फाइनल वॉल्यूम में, रिवर्स कंडीशन में। सो प्रेशर और वॉल्यूम का रेशो बेटा रिवर्स सिचुएशन में सेम ही होता है, दैट इज Pi अपॉन Pf इक्वल्स टू Vf अपॉन Vi, या फिर P1 डिवाइड बाय P2 इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाय V1। इनवर्स कंडीशन न्यूमरेटर में ध्यान रखना है बेटा अपोजिट, अगर मैं यहां पर Pi लिखता हूं तो सामने Vf होना चाहिए। अनदर कंडीशन, यहां पर Pf है तो यहां पर Vi होना चाहिए। सो आप लोग को मैथमेटिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर Pi Vi इक्वल्स टू Pf Vf इक्वल्स टू कांस्टेंट। रेशोस के फॉर्मेट में लिखना है बेटा तो Pi अपॉन Pf इक्वल्स टू Vi अपॉन Vf, या फिर वॉल्यूम को इधर इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है बेटा अगर मैं एक रेशो लिखता हूं तो सामने वाले टाइम्स में उसका अपोजिट होना चाहिए। इधर Pi Vi लिखा है, सो Pi अपॉन Pf लिखा है तो सामने Vf अपॉन Vi होना चाहिए, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। सो बेटा ये हो गया इसका मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स हम लोगों को डिस्कस करने के लिए स्टेट किया है बॉयल्स लॉ ने। बॉयल्स लॉ ने बोला था टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो गवर्निंग लॉ होता है दैट इज बॉयल्स लॉ। ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट पर। ओके, सो पॉइंट इज क्लियर। इक्वेशन बनता है बेटा Pv इक्वल्स टू कांस्टेंट, Pv इक्वल्स टू कांस्टेंट during total thermodynamic activity temperature of a gas remains unchanged, सेकेंड पार्ट होता है बेटा कि हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक फेमस डायग्राम होती है जिसका नाम होता है पीवी डायग्राम, जिसे इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इंडिकेटर डायग्राम्स क्या होता है बेटा, दैट इज ग्राफ है, सिंपली हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम लेते हैं
और वर्टिकल जो एक्सिस होता है बेटा, इस वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग प्रेशर लेते हैं. सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एफसी का इक्वल्स टू वॉल्यूम और वर्टिकल एक्सिस इज इक्वल्स टू प्रेशर. सो प्रेशर और वॉल्यूम का हम लोग यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. पूरा रिप्रेजेंटेशन हर एक पोजीशंस पर उसके पैरामीटर्स क्या है, दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट ड्यूरिंग ऑल दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर और वॉल्यूम के हर एक लोकस पर यहां पर डिस्कस करते हैं. सो एक्टिविटी क्या होती है बेटा? सो दो एक्टिविटीज की पॉसिबिलिटीज है. पहली एक्टिविटी कि प्रेशर बढ़ता है यानी इंक्रीजिंग प्रेशर, कंफर्म होता है बेटा वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो जनरल डे टू डे लाइफ में हम लोग उसे डिस्कशन में करते हैं कॉम्प्रेशन ऑफ गैस. सो ये इतना वॉल्यूम था, अब चेंज हुआ है बेटा, कम हुआ है, तो जनरली डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन. और अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन. सो एक्सपांशन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज होता है. कंप्रेशन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. इनिशियल टू फाइनल अगर बात करते तो फाइनल वॉल्यूम इज लेसर देन इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होता है. एक्सैक्टली अपोजिट प्रेशर होता है बेटा, जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, यानी प्रेशर इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. दैट इज कंप्रेशन जब होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है. एक्सपांशन जब होता है बेटा तो एक्सपांशन के टाइम पर उसका प्रेशर रिलीज होता है यानी कम होता है. तो टेम्परेचर, तो बेटा दिमाग ध्यान रखना है पूरे सिस्टम में. अगर उसने पूछा कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कोई भी बात है, मतलब क्वेश्चन सडनली पूछ दिया कि व्हाट अबाउट टेम्परेचर, सो स्टूडेंट देखता है व्हाट अबाउट टेम्परेचर. तो बेटा पहले बात तो ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं चेंज होता है. सो पूरा उसको मुंह पे बोलना है कि सर आप ही समझा रहे थर्मल प्रोसेस जो कि आइसो है, आइसोथर्मल प्रोसेस. सो आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं चेंज होता है. सो प्रेशर वॉल्यूम आप कितना भी चेंज करके डिस्कशन में बता दीजिए, टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला है. सो इस प्रोसेस को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में होता है बेटा एक हाइपरबोलिक कर्व. सो ये जो कर्व रिप्रेजेंट होता है, ये कर्व रिप्रेजेंट होता है हाइपरबोलिक कर्व. ओके, हाइपरबोलिक कर्व जो है ध्यान रखना है बेटा, इस कर्व का नाम हाइपरबोला है. सो अगर हाइपरबोलिक कर्व मुझे रिप्रेजेंट करना है तो अगर मैं इसे इनिशियल कहता हूं, दिस इज माय इनिशियल स्टेट, ये अगर मेरी फाइनल स्टेट है, सो यहां से यहां तक जाते टाइम इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है. सो इसे बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन. क्या बोलने वाले बेटा इसे हम लोग? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन. व्हेन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन वॉल्यूम इनिशियल टू फाइनल डिक्रीज होता है बेटा. सो दिस इज माय इनिशियल वॉल्यूम वी है, दिस इज माय फाइनल वॉल्यूम वी है. इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है बेटा. इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर पी टू पी प्रेशर इज इंक्रीज्ड. सो इस कंडीशन में ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया इनिशियल टू फाइनल, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन और यहां पर लिखते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब आपके मन में क्वेश्चन होता है सर एक्सपांशन कैसे? बड़ा कुछ नहीं करना है, एक्सपांशन भी ऐसे ही ड्रॉ होने वाला है. ये एक्सपांशन है, क्या ध्यान रखना है बेटा? दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, दिस इज माय फाइनल कंडीशन. रिप्रेजेंटेशन तो बेटा एक ही होता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में चेंज होता है बेटा ये एरो. अगर मैं इस यहां से यहां तक जाता हूं तो उससे बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन. और मैं ये इनिशियल स्टेट यानी दिस इज माय वी आई, इस स्टेट पर जाता हूं, इट इज माय वी आई, दैट इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, पी आई प्रेशर इज डिक्रीजिंग, पी एफ, देन इसे हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन. इसे बोलेंगे बेटा आइसोथर्मल एक्सपांशन. क्या बोलते हैं बेटा? आइसोथर्मल एक्सपांशन. चलो ग्राफ ड्रॉ करते एक बार. ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ऐसी लाइन ड्रॉ करना है. कंप्रेशन है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंप्रेशन, एक्सपांशन है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर. ये एरो इंडिकेट करता है एक्सपांशन और ये एरो इंडिकेट करता है कंप्रेशन. फ्रॉम दिस साइड दिस इज कंप्रेशन, फ्रॉम दिस साइड दिस इज एक्सपांशन. और एक ही होता है बेटा, कंप्रेशन है कि एक्सपांशन है, आपको ध्यान रखना है.
सिर्फ एरो इंडिकेशन देखना है और यहाँ पर इसे लिखना है बेटा PV equals to constant. This is my volume axis, this is my pressure axis. Okay, so this is called as representation of isothermal process on PV diagram. और ये जो कर्व बना है बेटा, इसका नाम ध्यान रखना है, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व. हमारे दिमाग में कोनिक सेक्शन जब होता है तो कोनिक सेक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला. सो इसका नाम होता है बेटा हाइपरबोला. एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि पीवी कर्व जो होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी डायग्राम पर किस टाइप का कर्व रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान रखना है दिस रिप्रेजेंट हाइपरबोलिक कर्व. कौन सा कर्व रिप्रेजेंट होता है बेटा? हाइपरबोलिक कर्व. सो इसे पीवी डायग्राम पर ऐसे इंडिकेट करते हैं पूरा पॉइंट्स. सो बेटा आप लोगों के माइंडसेट में हीट और वर्क डन के रिलेटेड 2 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. जब भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, सिस्टम को गर्म करते हैं, तो बाहर से हीट ट्रांसफर करते हैं बेटा सिस्टम में. इसे हम लोग बोलते हैं हीट सप्लाई. यानी कि हीट सप्लाई प्रोसेस में जनरली हीटिंग प्रोसेस एक्टिविटी होती है. उसके बाद में अगर हाई टेम्परेचर है तो उसका टेम्परेचर अगर कम होता है, यानी कि सिस्टम जो है थर्मोडायनामिक वर्किंग सब्सटेंस जो बेटा उसकी हीट बाहर रिजेक्ट करता है. बाहर मतलब सराउंडिंग को. सो सराउंडिंग को रिजेक्ट करता है, उसे हम लोग कूलिंग बोलते हैं. सो एक्टिविटी तो एक ही है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम. सो दैट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, इसे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं. और द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि रिजेक्शन ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, इसे हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं. ओके, एक्टिविटी डिफरेंट है बेटा, दोनों इसमें चेंज होने वाला है. अगर गर्म करते हैं तो उसे हम लोग जितने गर्म करने के लिए हीट सप्लाई करते हैं, दैट हीट ट्रांसफर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. कूलिंग में जो हीट सिस्टम सराउंडिंग के लिए बाहर फेंक देता है, उस हीट को हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं. ओके, वैसी कंडीशन होती है बेटा वर्क डन में. वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है? सो बेटा इसके लिए हम लोग इंटरेस्टिंग बात स्टडी करते हैं. सो एग्जाम्पल फोकस करते हैं. अगर ये गैस का पोर्शन है बेटा, सो इस गैस का वॉल्यूम अगर कम करना है तो ये दोनों हाथों को मुझे फोर्स लगाना है. दोनों हाथों को फोर्स लगाने के लिए ये प्रेशर इधर लगने वाला है, एक प्रेशर इधर लगने वाला है. प्रेशर लगाने वाला बाहर का रीजन है, मतलब सराउंडिंग है. सो सराउंडिंग जब ताकत लगाता है बेटा गैस के ऊपर, सो गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं. सो जब भी वॉल्यूम कंप्रेस्ड होता है सिस्टम का, यानी कि वॉल्यूम गेट्स डिक्रीज्ड, इसका मतलब होता है कि सराउंडिंग बाहर से उसके ऊपर फोर्स लगाता है. वो फोर्स के कारण या फोर्स के रीजन से उसका वॉल्यूम डिक्रीज्ड होता है. यानी कि बाहर सराउंडिंग उस पर फोर्स अप्लाई करके सिस्टम पर वर्क कर रहा है. इसे बोलते हैं बेटा वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन सिस्टम. सो गैस के ऊपर वर्क किया है बेटा सराउंडिंग ने, यानी कि सराउंडिंग ने उसे कंप्रेस्ड किया है. इस वर्क डन को हम लोग को देना पड़ता है बाहर से. सो बाहर जो सराउंडिंग सप्लाई करता है वर्क, उसे हम लोग नेगेटिव वर्क बोलते हैं. सो कंप्रेशन में जो भी वर्क होता है उसे हम लोग सराउंडिंग से सिस्टम को देते हैं. गैस को वॉल्यूम कम करने के लिए बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से वर्क सप्लाई करते हैं. इस वर्क को, इस थर्मोडायनामिक वर्क को हम लोग निगेटिव वर्क बोलते हैं. आइसोथर्मल में कहीं पर भी हो. सो कंप्रेशन अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्क डन विल बी निगेटिव, दैट इज सप्लाइड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. सराउंडिंग ने उससे वर्क किया है बेटा सिस्टम को कंप्रेस करने के लिए. उसके एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन. अब बेटा गैस के पास में कुछ सारा एनर्जी है. गैस उसके पास की जो एनर्जी है वो अप्लाई करके सराउंडिंग को बाहर फेंकता है बेटा. सराउंडिंग को बाहर फेंकता है मतलब जो उसको बांध के रखा है उसे बोलते हैं बाउंड्रीज. और बाउंड्रीज पर फोर्स लगाता है बेटा, फोर्स लगा के खुद एक्सपांशन करता है. यानी कि जो गैस है दैट इज वर्किंग सब्सटेंस, उसके पास में एनर्जी, उसकी पूरी ताकत लगाता है. अब ताकत कहां से लग रही है? गैस ताकत लगा रहा है सराउंडिंग के ऊपर और उसकी ताकत सराउंडिंग से ज्यादा है. सब जब गैस सराउंडिंग के ऊपर ज्यादा ताकत लगाता है बेटा, ज्यादा ताकत लगा के उसके एक्सपांशन होता है, मतलब गैस के तरफ से वर्क हो रहा है सराउंडिंग के ऊपर. मतलब बेटा दिस वर्क डन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट सिस्टम टू आवर सराउंडिंग. सिस्टम ने वर्क बनाया है बेटा सराउंडिंग के ऊपर, उस वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव थर्मोडायनामिक वर्क डन बोलते हैं. दैट इज वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम. ये वर्क डन पॉजिटिव होता है. जब बाहर से सराउंडिंग उसे कंप्रेशन में फोर्स लगा के कंप्रेस करता है,
उस वर्क डन को हम लोग बाहर से सप्लाई करते हैं, इट इज कॉम्प्रेशन मींस निगेटिव वर्क डन। पहले दिमाग में ध्यान रखना बेटा, कॉम्प्रेशन वाला वर्क बाहर से सप्लाई होता है निगेटिव। एक्सपांशन में गैस खुद को एक्सपांड करता है, कहां एक्सपांड करता है बेटा, बाउंड्रीज को एक्सपांशन के लिए यूज करता है, सराउंडिंग से ज्यादा फोर्स अंदर से अप्लाई करके एक्सपांशन होता है बेटा, जिससे हम लोग वर्क डन मिलता है, सिस्टम हमारे लिए वर्क डन क्रिएट करती है, दैट वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, तो ध्यान रखना है, जब हम लोग हीट देते हैं, कोई सिस्टम को हीटिंग करते हैं, दैट हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम पॉजिटिव। जब हीट रिजेक्ट होती है सिस्टम से बाहर जाती है, कूलिंग प्रोसेस होती है, दैट हीट ट्रांसफर दैट इज नेगेटिव। कंप्रेशन में बाहर से सप्लाई किया हुआ वर्क नेगेटिव, एक्सपांशन में गैस ने क्रिएट किया हुआ सराउंडिंग के ऊपर का वर्क दैट इज पॉजिटिव। सो रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आपको कंप्रेशन वाला नेगेटिव वर्क डन पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेशन रिप्रेजेंट करना है, और पॉजिटिव वर्क रिप्रेजेंट किया तो एक्सपांशन रिप्रेजेंट करना है, दोनों का ग्राफ सेम बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले, जो ये कर्व होता है दैट इज पीवी कर्व। ये जो कर्व के नीचे जितना एरिया बनता है बेटा, ये मैंने शेडेड किया रीजन, दैट शेडेड रीजन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड थर्मोडायनामिक वर्क, दैट इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ये भी एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है, एरिया अंडर पीवी कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनामिक वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अगर इसका एरिया मैं यहां पर निकालता हूं, एरिया निकालने के लिए हमारे पास में इंटीग्रेशन मेथड तो वही बेटा। सो इसका एरिया अगर हम लोग काउंट करते हैं, दैट एरिया इज रिप्रेजेंटिंग वर्क डन। अगर कंप्रेशन में है तो वर्क सप्लाइड होने वाला, अगर एक्सपांशन है तो उसे हम लोग बोलेंगे वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। सो वर्क डन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एरिया अंडर द पीवी कर्व। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एरिया अंडर द पीवी कर्व। सो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा, पीवी डायग्राम भी समझ में आती है, एक्सपांशन और कंप्रेशन, वर्क कंप्रेशन वाला नेगेटिव, एक्सपांशन वाला पॉजिटिव। नेक्स्ट, पीवी जो होता है बेटा, बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, आइसोथर्मल मतलब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट एट एनी सेक्शन। रिप्रेजेंटेशन में पीवी डायग्राम पर जो डायग्रामेटिक कर्व बना है उसका नाम है हाइपरबोला। ओके, उसके अंदर में जो एरिया बना है बेटा उसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक वर्क डन। सो दूसरा क्वेश्चन होता है, सर हम के ड्राइंग वाले स्टूडेंट है कि ड्रॉ करेंगे एरिया काउंट करेंगे? नहीं बेटा, अब तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो। सो नेक्स्ट पार्ट होता है बेटा कि एग्जैक्टली इसमें वर्क कितना क्रिएट होता है, या फिर वर्क ऑब्टेन या फिर वर्क जनरेटेड कितना होता है। सो थर्मोडायनामिक वर्क जो होता है बेटा, उस थर्मोडायनामिक वर्क को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक वर्क। कोई भी एक्टिविटी होती है बेटा, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है, तो उसका जो वर्क डन होता है उसे हम लोग काउंट करते हैं इस फॉर्मूला से, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, P into TV। ध्यान रखना है बेटा, आप लोग को एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, वर्क डन का मतलब एक ही होता है बेटा, एक्सपांशन होना चाहिए मतलब वॉल्यूम चेंज होना ही चाहिए, या फिर वॉल्यूम कम होना चाहिए मतलब कंप्रेशन होना चाहिए। कंप्रेशन है तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, और एक्सपांशन है तो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर प्रेशर वर्क दे रहा है। सो वर्क डन जब होता है तो वर्क डन का फार्मूला जब हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्मेट्स में देखते हैं तो थर्मोडायनामिक वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, हम लोग लिमिट रखते हैं बेटा, और प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम टीवी। ये होता है थर्मोडायनामिक फार्मूला फॉर एनी प्रोसेस वर्क डन। ये फार्मूला से हम लोग वर्क डन काउंट करते हैं। सो चलिए बेटा वर्क डन काउंट करते हैं। सो वर्क डन अगर हम लोग काउंट करते हैं तो इंटीग्रेशन में प्रेशर है और अंदर डीवी है। सो बेटा जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कांस्टेंट चीज की बात करते हैं तो मुझे एक बात पता है बेटा कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये टर्म्स कांस्टेंट है। सो मैं जबरदस्ती यहां पर लिखता हूं इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम टीवी। तो बेटा मैथमेटिक्स आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, मैंने लिखा है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वहां पर था ही नहीं, न्यूमरेटर में लिख दिया, तो जबरदस्ती मुझे डिवाइडेशन में भी लिखना है, वी गेट कैंसल। सो ये टर्म और ये टर्म सेम ही होगी बेटा। अब मेरा दिमाग क्या होता है, सो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये जो टर्म है बेटा
आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो कांस्टेंट ही है, बट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। और जब भी कोई टर्म कांस्टेंट होती है तो उस टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो प्रेशर कांस्टेंट है बेटा? नहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा? नहीं। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये पूरा पैरामीटर कांस्टेंट है। सो पूरा पैरामीटर हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। सो वर्क डन विल बी इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बाहर है बेटा। सो अंदर क्या बचा हुआ है? सो अंदर बचा हुआ है बेटा dv अपॉन v, जो कि इंटीग्रेशन फार्मूला में हम लोग काउंट करते हैं। सो इंटीग्रेशन फार्मूला यहाँ पर लिखता हूं बेटा, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है बेटा, तो उसे हम लोग काउंट करते हैं फार्मूला वाइज। सो x रेस्ट टू द पावर n में काउंट करते हैं, बट वहां पर एक एक्सेप्शन होता है बेटा, रेस्ट टू द पावर -1 है, यानी कि डिवाइडेड बाय वाला x होता है। सो उस डिवाइडेड बाय x वाली कंडीशन में dx अपॉन x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, ये इंटीग्रेशन होता है log टू द बेस ex। और लिमिट्स अगर हम लोग पुट अप करते हैं तो इनिशियल और फाइनल फॉर्मेट्स में पुट अप करते हैं, लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट अप करते हैं। सो हमारे लिए तो कंफर्म हो गया बेटा कि dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है log टू द बेस ex। ध्यान रखना है बेटा, पूरे मैथमेटिक्स में log टू द बेस e होता है, और फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में log टू द बेस e को हम लोग ln रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ln। सो इसे हम लोग ln x लिख सकते हैं। यही फार्मूला यहां पर यूज करते हैं बेटा। चलिए, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाहर का कांस्टेंट पैरामीटर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv अपॉन v इक्वल्स टू ln। ln का मतलब ध्यान रखना बेटा log टू द बेस e होता है, ln इनटू v। इनिशियल वॉल्यूम v है, फाइनल वॉल्यूम v है, दोनों लिमिट्स हम लोग पुट अप करते हैं। और जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व होता है तो सब लोग को पता है बेटा कि इनिशियल और फाइनल लिमिट्स में फाइनल लिमिट को इनिशियल लिमिट से माइनस करते हैं। सो w विल बिकम प्रेशर इनटू वॉल्यूम ln, फाइनल वॉल्यूम बेटा ln vf माइनस ln vi। चलो, माइनस वाला है तो हमें लॉग का रूल पता है बेटा, लॉग माइनस अगर है तो मतलब है ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम ln vf डिवाइड बाय vi। दिस इज माय थर्मोडायनामिक वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का थर्मोडायनामिक वर्क डन का फार्मूला होता है बेटा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट इज pv ln vf डिवाइड बाय vi। सो बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछते हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको यहां से यहां तक लिखना है। ये आपके लिए जस्ट मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड मैंने बनाया बेटा कि कौन सा फार्मूला हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, सो वर्क डन का फार्मूला होगा बेटा pv ln vf डिवाइड बाय vi। चलिए, अगर आप लोग डिप्लोमा स्टूडेंट है तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर में ln की होती है, डायरेक्टली आप फार्मूला यूज कर सकते हो। बट अगर आप 11th 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो तो आपको लॉग टेबल में log टू द बेस 10 अवेलेबल होता है, log टू द बेस e अवेलेबल नहीं होता बेटा। सो इसी वैल्यू को अगर हम लोग log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कन्वर्शन होता है बेटा 2.303। ये कन्वर्शन है बेटा log टू द बेस e टू log टू द बेस 10, 2.303। प्रेशर इनटू वॉल्यूम log टू द बेस 10 को हम लोग log लिखते हैं vf डिवाइड बाय vi। सो वर्क डन का फार्मूला जब हम लोग कैलकुलेशंस के लिए यूज करेंगे 11th 12th स्टैंडर्ड में, आपके पास में कैलकुलेटर नहीं है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है इसे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम log टू द बेस ये होगा बेटा 10 vf डिवाइड बाय vi। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो log vf डिवाइड बाय vi log टू द बेस e होता है, उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब हम लोग हमारे log टेबल में देखते हैं इट इज log टू द बेस 10। सो यहां पर होता है 2.303, दैट इज कन्वर्शन, बेस कन्वर्ट कर दिया बेटा मैंने, और हम लोग log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारा फार्मूला हो गया बेटा। अब
आपके दिमाग में आता है सर ये पीवी क्या है, तो बेटा मैंने पहले ही समझाया आप लोग को, पीवी का मतलब होता है, यहां पर लिखता हूं मैं इसे, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो पीवी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, तो मैं लिख सकता हूं पी आई वी आई, पी एफ वी एफ, आपके पास में जो है उसे लिखिए, P1 V1 P2 V2 कुछ भी लिखिए, आपको जो कंडीशन पूरी पता है, एक कंडीशन प्रेशर और वॉल्यूम पता है, मतलब वो आप लिख सकते हैं। आपको इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर पता है, पी आई वी आई लिखिए। आपको फाइनल पता है, पी एफ वी एफ लिखिए। ऐसा मत करिए इनिशियल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम, बेटा जो कंडीशन है इनिशियल प्रेशर तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर तो फाइनल वॉल्यूम, P1 V1 P2 V2 यही लिखना है। सो प्रेशर रिलेटेड ये टर्म्स होती है। चलिए बेटा अब हमें रिप्रेजेंट करता हूं और रिवर्स जाता हूं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन पर। सो आइडियल गैस इक्वेशन में हमें पता है बेटा दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। व्हाट इज मीन बाय पी, प्रेशर, वी वॉल्यूम and number of mole of a gas, R is universal gas constant, T is your absolute temperature that measures in Kelvin। ध्यान रखना है बेटा ये टेम्परेचर T always in Kelvin होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, तो क्या लिखता है बेटा, वर्क डन का फार्मूला बनता है बेटा 2.303, प्रेशर वॉल्यूम की जगह पे लिख सकते हैं nRT log of Vf divided by Vi। This is my isothermal work done, work done in isothermal process। अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो पीवी लिखिए, जिस पॉइंट का पता है उस पॉइंट को लिखिए, या प्रेशर वॉल्यूम दोनों पता नहीं है, आपको टेम्परेचर पता है तो ये फॉर्मेट में लिखिए, और एन पता है यानी कि नंबर ऑफ मोल, एन आपको यहाँ पर पता है। सो आपको जो डेटा अवेलेबल अगर आपके पास में ये है तो कैलकुलेटर है तो पहला ही फार्मूला यूज कर लीजिए, कैलकुलेटर में लॉग टेबल यूज करना है तो ये फार्मूला यूज करके 2.303, टेम्परेचर अवेलेबल है तो एनआरटी फॉर्मेट्स में इसे अवेलेबल कर लीजिए, तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर लीजिए, आपका वर्क डन कंप्लीट होता है। सो ध्यान रखना है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी भी होता है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, एनआरटी दिस माय आइडियल गैस इक्वेशन, और यही मेरे लिए थर्मोडायनामिक वर्क डन कंप्लीट हुआ है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का। चलिए क्या क्या देखा है हम लोगों ने अभी तक। आइसोथर्मल प्रोसेस किसे बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, गवर्निंग इक्वेशन दैट इज बॉयल्स लॉ, पीवी डायग्राम पर हाइपरबोलिक और कंप्रेशन है तो वॉल्यूम कम होता हुआ, एक्सपांशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ, ओके। और यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट किया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। दिमाग ध्यान रखिए बेटा, प्रॉब्लम क्या होता है कि वॉल्यूम का रेशियो है। सो मैंने आप लोग को ये भी समझाया था, दैट इज पी आई पी एफ इक्वल्स टू वी एफ अपॉन वी आई। सो आप लोग इस रेशियो को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट वी एफ अपॉन वी आई, इसे आप लोग प्रेशर फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, दैट इज पी आई अपॉन पी एफ। सो अगर आपके पास में प्रेशर का रेशियो तो उसे ले लीजिए, वॉल्यूम का रेशियो तो उसे ले लीजिए। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं। सो क्या होता है बेटा, जनरली जब भी आप लोग कंप्रेशन का वर्क डन फाइंड आउट करते हैं कंप्रेशन प्रोसेस में, तो फाइनल जो वॉल्यूम होता है बेटा वो कम होता है, और इनिशियल वॉल्यूम जो होता है बेटा वो ज्यादा होता है। और अगर हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम वाला लॉग का डिफरेंस जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उस डिस्कशन में आपका जो लॉग की देखने वाली प्रोसेस होती है थोड़ी किचकट हो जाती है बेटा, बाहर में आता है या फिर निगेटिव हो जाता है। सो उसमें मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है बेटा आपका न्यूमेरिकल गलत होता है। सो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा यहां पर जो वी एफ अपॉन वी आई होता है वो ऐसा ही लिखना है बेटा, न्यूमरेटर में बड़ी वाली टर्म और डिनोमिनेटर छोटी वाली टर्म। लिखो यहां पर वी एफ अपॉन वी आई। अगर यहां पर गलती से ऐसे होता है कि कंप्रेशन में वी एफ इज लेस देन वी आई, सो आपको क्या करना है, लिखना है बेटा ऊपर न्यूमरेटर में बड़ी वाली टर्म, यानी कि इनिशियली लिखना है। ध्यान रखना है कोई भी कैलकुलेशन जब करते हैं तो यहां पर आप लोग न्यूमरेटर बड़ा ही रखेंगे, डिनोमिनेटर छोटा रखेंगे, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा एक्यूरेसी की बढ़ जाती है। अगर गलती से आप लोगों ने कंप्रेशन में लिख लिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो उस टाइम पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
सो ऊपर लिखना है बड़ी टर्म, डिनोमिनेटर में लिखनी है बड़ी टर्म, ग्रेटर टर्म, और डिनोमिनेटर में लिखना है स्मॉलर टर्म। किस चीज की? आपके पास में प्रेशर है तो प्रेशर का रेशो लिखिए, वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम का, क्योंकि आइसोथर्मल में दोनों रेशो सेम ही होते हैं। ओके, सो एक से बड़ा होगा रेशो, उसे काउंट कर लीजिए और सब बोल देंगे सर आपने तो उल्टा लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, कंप्रेशन है, उल्टा लिखने के बाद में यहाँ पर से माइनस कर देना है, ये कंप्रेशन होगा माइनस होता है। सो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा तो एक बात ध्यान रखिए कि प्रेशर का रेशो ले या वॉल्यूम का रेशो लीजिए, 1 से बड़ा यानी कि ऊपर वाली टर्म्स बड़ी, डिनोमिनेटर छोटा वाले टर्म्स ले लीजिए। कंप्रेशन होता है तो आप दिमाग चलाइए, यहाँ पर माइनस लिख के उसे माइनस कर दीजिए। कंप्रेशन वर्क इज नेगेटिव, एक्सपांशन वर्क इज पॉजिटिव। टेम्परेचर है तो एनआरटी फॉर्मेट, प्रेशर है तो पीवी इस फॉर्मेट में। लॉग टू द बेस 10 यूज करते हैं तो 2.303 कन्वर्शन फैक्टर यूज करना ही है, नहीं तो बेटा आपका प्रॉब्लम गलत हो सकता है। चलिए, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है 12 स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से यहां तक लिखना है, यहां तक उसे नहीं समझाना बेटा। 2.303 वाला पैरामीटर्स मैं आप लोग को समझा रहा हूं, वहां एक्सपांशन के फार्मूला में इतना नहीं, एलएन समझ जाता है। एलएन का मतलब लॉग टू द बेस ई होता है बेटा। ओके, सो ये हो गया बेटा वर्क डन वाला फार्मूला। चलिए हम रिपीट करते हैं बेटा वो इस प्रोसेस को। हार्मोनिक प्रोसेस, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। वर्क डन का फार्मूला जनरेट हुआ है बेटा, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू पीवी या फिर एनआरटी फॉर्मेट्स में लॉग टू द बेस ई यानी एलएन, वी अप डिवाइड बाय वी आई। अब मुझे डिस्कशन करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, that related to the isothermal process. So first law of thermodynamics हमें क्या बोलता है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है कि जो हीट सप्लाइड होती है, यानी कि हीट सप्लाइड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, यानी हीटिंग प्रोसेस में दी वाली हीट, वो दो काम करती है बेटा। एक काम करती है उसका वॉल्यूम एक्सपांशन में बढ़ाती है, दैट इज टू प्रोड्यूस वर्क, और दूसरा काम करते बेटा उसका खुद की एनर्जी बढ़ा देती है। इसका मतलब है इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। सो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट लॉ इक्वल्स टू क्यू, दैट इज हीट सप्लाई सराउंडिंग टू सिस्टम। यूज क्या बेटा, वर्क, दैट इज वर्क ऑफ पेन। बेटा एक्सपांशन ध्यान रखना है, एक्सपांशन है, हीट सप्लाइड पॉजिटिव है, और दूसरा काम होता है बेटा इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सो ये हो गया बेटा हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। सो क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, दो काम करते हैं बेटा, एक होता है वर्क प्रोड्यूस करना, एक्सपांशन वाला वर्क, और दूसरा काम होता है खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना। चलिए ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट लॉ। अभी सुनिए, इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है बेटा कि उसकी एनर्जी बढ़ती है, दैट इज रैंडम डिसऑर्डर वाली, उसकी खुद मॉलिक्यूलर लेवल रैंडम डिसऑर्डर एनर्जी। और जब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है बेटा तो दो पॉइंट्स जनरली होते हैं। इंटरनल एनर्जी हम लोग इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ता है मतलब एक्चुअल में मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। मतलब सीधा है बेटा। कभी भी आप लोग को कोई बोलता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, आग बंद करके बोल दीजिए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। कोई बोलता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस, आग बंद करके बोल दीजिए इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट थर्मोडायनामिक सिस्टम डिक्रीजेस। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। आपको ध्यान रखना है बेटा, टेम्परेचर अगर चेंज होता है मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है बेटा, एक्सेप्ट एक कंडीशन। टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा है और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है मतलब बेटा कन्फर्म है उसका फेज बदल रहा है। जो फेज चेंज वाली प्रोसेस, फेज चेंज मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस गैसियस स्टीम में कन्वर्ट होता है बेटा, उस टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एक और ध्यान रखना है,
फेज चेंज वाली प्रोसेस, कोई भी मैटर लिक्विड टू सॉलिड होता है, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जब स्टेट चेंज करता है उसे फेज चेंज होता है बेटा। उस फेज चेंज वाली प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है मतलब आइसोथर्मल है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री आइस फ्रॉम सॉलिड टू 0 डिग्री वाटर लिक्विड, आइसोथर्मल प्रोसेस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ध्यान रखना बेटा, चेंज ऑफ फेज। और जब फेज चेंज होता है बेटा तो उस टाइम पर इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। सो ध्यान रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब आंख बंद करके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर कम मतलब आंख बंद करके इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी तो वहां पर चेंज हुई नहीं बेटा, पहले जितनी उतनी है। और हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सो जब चेंज इन टेम्परेचर ही नहीं बेटा तो यहां पर डेल्टा यू यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है बेटा, Q इक्वल्स टू W। सो Q इक्वल्स टू W, जितनी हीट मैंने सप्लाई कर दी बेटा टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट हो चुकी है। यही होता है बेटा आइसोथर्मल में फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू आइसोथर्मल प्रोसेस, आंखें बंद करके 0 लिखना है बेटा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा इक्वल्स टू 0, अगर डेल्टा यू 0 है तो Q इक्वल्स टू W, मतलब all heat supplied is utilized to do work of the gas। जितनी हीट सप्लाई की बेटा उतनी टोटल वर्क है। सो हमारा क्वेश्चन आता है कि सर मैं हीट सप्लाइड वाला पैरामीटर क्या है। सो बेटा हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन अभी मैंने फाइंड आउट किया बेटा PV/LN V अपॉन VI। सो जो वर्क डन का फार्मूला है बेटा वही फार्मूला आपका हीट सप्लाइड या फिर हीट रिजेक्टेड वाला है। रिजेक्टेड मतलब कूलिंग प्रोसेस और हीटिंग में मतलब हीट सप्लाइड। सो हीट सप्लाइड और वर्क डन दोनों प्रोसेस में फार्मूला एक ही होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है बेटा, वो क्या करता है जब क्वेश्चन पूछता है कि हीट सप्लाइड तो उसने रट्टा मारा हुआ होता है कि हीट वर्क डन क्या फार्मूला। सो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन और हीट ट्रांसफर दोनों के वैल्यूएशन सेम होता है। अगर हीट दी है तो एक्सपांशन यानी हीट पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट किया मतलब कंप्रेशन, हीट नेगेटिव वर्क डन आल्सो नेगेटिव। सो जो वैल्यू बेटा हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड की होती है वही वैल्यू वर्क डन की होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी वाला चेंज होता है 0। सो आइसोथर्मल में ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू बहुत बार आता है बेटा, एमएसटी सीटी में भी आया था। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस Q इक्वल्स टू W, डेल्टा U इक्वल्स टू 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना है इंटरनल एनर्जी कोई चेंज नहीं करता बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में। ओके, सो Q इक्वल्स टू W PV/LN V डिवाइड बाय VI, यही फार्मूला आपको यूज करना है। सो दिस इज माय फर्स्ट लॉ अप्लाइड द आइसोथर्मल प्रोसेस। सो फर्स्ट लॉ में आइसोथर्मल प्रोसेस में यहां पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो बेटा मोटा मोटी तो मैंने पूरी प्रोसेस फाइनलाइज कर दी है। अब लास्ट पॉइंट थ्योरेटिकली बता दो बेटा, क्योंकि इमेजिन कर लीजिए आप लोग किसी चीज को गर्म कर रहे हो, उसके बाद में भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, गर्म कर रहे हो हीटिंग, वो तो बीरबल की खिचड़ी के जैसे हो गया बेटा, यहां से हीटिंग हो रही है, बीरबल की खिचड़ी पकड़ी नहीं है। सो जब हीटिंग प्रोसेस होती है बेटा उसके बाद में आपके दिमाग में होता है हीट कर रहा है, हीटिंग चालू है, हीट ले रहा है, उसके बाद में भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है बेटा, हीट बाहर भी फेंक रहा है उसके बाद में भी ठंडा भी नहीं हो रहा है, मतलब कूलिंग भी नहीं होती है। सो इसी प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं बेटा। ये प्रोसेस एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल करना है तो बेटा उसके लिए बहुत बहुत टाइम लगता है, यानी कि ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है बेटा। सो आपको ध्यान रखना है आइसोथर्मल हीट सप्लाई यानी कि गर्म करने वाली प्रोसेस, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना बेटा, मतलब मछली जल में है पर पानी नहीं लगना चाहिए, कंफर्म। सो आइसोथर्मल हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग करना है पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, कूलिंग कर रहा है पर टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। सो हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है बेटा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये प्रोसेस बहुत बहुत स्लो होती है। सो आइसोथर्मल हीट सप्लाई, आइसोथर्मल हीट एडिशन
आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ये प्रोसेसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, दैट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। और जो वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है उसे क्वाज़ोस्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सो आइसोथर्मल प्रोसेस फिजिकल लाइफ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अगर है भी तो बहुत टाइम कंज्यूम करने वाली प्रोसेस होती है बेटा। सो उसे हम लोग आइसोथर्मल में कंसिडर कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो मोटा मोटी मैंने तो पूरा पार्ट आइसोथर्मल रिलेटेड कंफर्म कर दिया। 10 मिनट में इसको पूरा फाइनलाइज कर लेते हैं, सो आपके लिए प्रोसेस बन जाएंगे बेटा। सो पूरा पार्ट रिपीट करता हूं। एग्जैक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? नो चेंज इन टेम्परेचर। सो यहां पर बोर्ड पर पूरा लिखता हूं बेटा, आइसोथर्मल नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया बेटा। कुछ भी हो जाए उसके साथ में, प्रेशर क्या हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है, हीट ट्रांसफर क्या हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन्स सेम। प्रेशर वॉल्यूम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर प्रेशर वॉल्यूम अगर डिस्कस करना है गैसेस रिलेटेड, तो आइडियल गैसेस रिलेटेड अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, सो इसका जो गवर्निंग रूल होता है बेटा वो होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या करता है? At a constant temperature, T equals to constant, the pressure of gas is inversely proportional to volume. This is a statement for Boyle's law. इसका मतलब बेटा PV equals to constant, PV equals to होता है बेटा nRT। so ध्यान रखना है PV equals to nRT equals to constant C। so PV constant है, इसका मतलब है PI VI equals to PF VF इक्वल्स टू P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। 1-2 करना है या इनिशियल फाइनल करना है, या फिर रेशो फॉर्मेट में इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप। सो प्रेशर वॉल्यूम इस टर्म में आप इंटरचेंज कर सकते हो। टेम्परेचर बेटा T, टेम्परेचर TI इक्वल्स टू TF इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। टेम्परेचर का इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, सब वही है। तो इसको यहां पर ध्यान रखना है। गवर्निंग रूल बॉयल्स लॉ, ध्यान रखना है बॉयल्स लॉ। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वेशन यही से आता है बेटा। ओके, इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूं पीवी डायग्राम पर, सो हाइपरबोलिक कर्व, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, इनिशियल टू फाइनल, अगर ऐसा है तो ये हो गया बेटा कंप्रेशन। री हाइपरबोलिक कर्व फ्रॉम 1 to 2, ऐसा अगर है बेटा तो ये हो गया एक्सपांशन। पॉजिटिव W, नेगेटिव W में नेगेटिव थर्मोडायनेमिक वर्क है। ये हो गया प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, ये प्रेशर एक्सिस। एक्सपांशन और कंप्रेशन एक ही होता है बेटा, सिर्फ एरो देखना है। ऐसे करने के बाद में कंप्लीट नहीं होता है, इस एरो पर यहाँ पर ऐसे लिखना है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। कंफर्म हो गया बेटा कि आइसोथर्मल प्रोसेस ही है। चलिए, सो ये हो गया बेटा प्रेशर वॉल्यूम रिलेटेड कंसेप्ट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट रिलेटेड पूरा पैरामीटर्स। उसके बाद में थर्मोडायनामिक वर्क, जो थर्मोडायनामिक वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा, उसका फार्मूला होता है PV, यानी कि इसको हम लोग ने डिराइव किया है इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम PdV से। ये फार्मूला बना है बेटा प्रेशर इनटू वॉल्यूम ln Vf डिवाइड बाय Vi। ln log टू द बेस E होता है, अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं log टू द बेस 10 में 2.303 प्रेशर वॉल्यूम log टू द बेस 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। इस PV को हम लोग nRT लिख सकते हैं, या फिर इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर, इस फॉर्मेट में हम लोग इसे लिख सकते हैं। सो इस कंडीशन में हो गया बेटा ये वन डन। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ, इट इज Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U
टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, मतलब है डेल्टा यू इक्वल्स टू कंफर्म 0। अगर डेल्टा यू 0 है मतलब है हीट Q इक्वल्स टू W, Q और W दोनों की वैल्यू सेम होती है बेटा, यानी कि हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। सो हीट ट्रांसफर और वर्क डन की बात पूरी बात होती है बेटा, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। बेटा यहाँ पर किसी सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सो थ्रू आउट सिस्टम ये पूरा कांस्टेंट रहता है बेटा, इस कांस्टेंट में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो आप पीवी की जगह पे एनआरटी लिख सकते हैं, कुछ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल थर्मोडायनामिक प्रोसेस में इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बेटा कि टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर जो होने वाला है वो हमेशा सेम रहता है। तो ध्यान रखना है कि हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क ऑब्टेन, हीट और वर्क एक ही होता है बेटा, सो गंगाधरी शक्तिमान होता है। सो हीट और वर्क एक ही होता है, पर क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ टाइम पूछते हैं आपको न्यूमेरिकल्स, अगर हम लोग पूछते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। लॉग के अंदर में आप लोग बेटा कोई भी रेशो ले सकते हैं, प्रेशर का या फिर वॉल्यूम का, क्योंकि आइसोथर्मल में प्रेशर और वॉल्यूम सेम रेशियोज में बनते हैं अपोजिट कंडीशंस में। सो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका न्यूमेरिकल आपको लगता है कि गलत ना हो जाए, 3 मार्क का न्यूमेरिकल होता है। सो न्यूमरेटर कभी भी ग्रेटर वाला रखना है बेटा डिनोमिनेटर से। सो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर ध्यान रखते हैं तो इस टाइम पर ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर आपके पास में छोटा वाला है तो उल्टा लिखिए, उसे रेसिप्रोकल लिखिए, और रेसिप्रोकल लिखने के बाद में यहाँ पर सिर्फ माइनस लिख दीजिए, आंसर वही रहेगा, माइनस लिखना है सिर्फ वहां पर। इस कंडीशन में आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। ओके, या फिर कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना है कि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, उसका कैलकुलेशन करिए, वो आंसर लिखिए, बाद में यहाँ पर माइनस लिख लीजिए। ओके, क्योंकि बार और माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है लॉग में बेटा। सो बार और लॉग का कैलकुलेशन कम ज्यादा होता है। ओके, सो पूरा पार्ट मैंने यहाँ पर आइसोथर्मल रिलेटेड क्लियर किया है। अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो इस सेक्शन के कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, पूरा डाउट क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट में लिखिए, कुछ सजेशंस है तो कमेंट में लिखिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि इससे सीईटी और जेईई में पॉइंट्स क्लियर होते हैं। आइसोथर्मल टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बॉयज लॉ अकॉर्डिंग होता है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, स्लो प्रोसेस होती है। और ध्यान रखना बेटा आइसोथर्मल हीटिंग कंप्रेशन बेटा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत बहुत स्लो होती है प्रोसेस, बहुत बहुत स्लो प्रोसेस को हम लोग क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जो कि रियलिटी में बहुत 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 स्लो होती है, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, सो ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। सो लंबा हो चुका है, पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है, वो बोरिंग फिजिक्स को स्टडी किया है, थोड़ा आपको थैंक्स के पूरे हकदार बनते हो। सो थैंक यू, और पूरा वीडियो देखा है बेटा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक भी बना लीजिए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।